चाय रख लो। नाश्ता नहीं करना है। लाल सलाम था दोस्तों। अभी नहीं। चाय कहाँ रखा? इसकी रिकॉर्डिंग का हाँ कर रहे पहले शुरू हो जाए 1 मिनट। हाँ हाँ नहीं है अभी नहीं। हमको लगता है कि दो उसमें दिख रहे थे ऊपर वाले पे करना था, इससे नहीं हो रहा है। ये आने लगा मुलायम आ तो गया। इस वॉचिंग आ गया रामचंद्र, ठीक है आ गया। ऑन नहीं किया अभी। तुम यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, ये देखो दिख रहा है आराम से। थोड़ा सा उधर ये छिपके तो ये बस अब ठीक है। ठीक है कमेंट्स आने लगे। रामचंद्र कह रहा है ठीक है। बोल दो जब शुरू करना होगा तो लिखना। बोल दो। हाँ बोलो रामचंद्र। रामचंद्र जब शुरू करना होगा तो लिख देना, तो मैं शुरू कर दूंगा। तुमको झुकना पड़ रहा है, आगे कर दे। झुकना नहीं पड़ेगा, थोड़ा आगे कर दे। ठीक है झुकना मत इस ठीक है। रामचंद्र आया नहीं, आप शुरू करिए। मुलायम सिंह यादव, अमृतलाल यादव आ गए। और काफी लोग आ गए हैं। काफी लोग आ गए हैं। ठीक है। सभी साथियों को मेरा नमस्ते और लाल सलाम। तो आज हम लोग मार्स के जन्मदिन पे कुछ चर्चा कर रहे हैं और मैं लगभग 20-25 मिनट तक उनके बारे में थोड़ा रखूँगा। उसके बाद फिर आप लोग जो भी सवाल करेंगे तो वो सवाल मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मैं पढ़ के फिर उस पर अपनी राय बात रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 1999 में ये तो वो हो जाएगा क्या? ठीक तो है, चल रहा है। ठीक है शुरू करें। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ ओके दोस्तों, हाँ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो सभी साथियों को मेरा नमस्ते और लाल सलाम। आज 5 मई को हम लोग
मार्क्स के जन्मदिन पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो 1999 में बीबीसी ने एक सर्वे कराया था कि विश्व के सबसे बड़े फिलोसफर कौन है अब तक के, यानी कुल मिला के जब से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है, यानी कहा जाए कि प्लेटो से लेके अभी तक। तो आश्चर्यजनक रूप से सबने मार्क्स का नाम लिया और मार्क्स नंबर 1 पे थे। प्लेटो, जिनको फादर ऑफ फिलोसफर्स बोला जाता है, उनका नंबर 5वां था। तो आप इससे उनकी पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं। और दूसरे या तीसरे दिन जब गार्डियन अखबार ने ये न्यूज़ दी अपने यहाँ, तो उसने बोला इन ए शॉक रिजल्ट कार्ल मार्क्स हैज़ बीन वोटेड द ग्रेटेस्ट योर फिलोसफर ऑफ आवर टाइम। तो मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए कि मार्क्स जैसी शख्सियत को सबसे बड़ा फिलोसफर अभी तक का माना गया। अरस्तु, प्लेटो, कांट, हीगल, इन सबसे ऊपर। तो आप इससे, और ये आम लोगों में ये सर्वे किया गया था, तो आप इनसे पॉपुलैरिटी उनकी समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स ने लिखी है, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में भी एक बात कही जाती है, वो सही भी है, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुनिया की जितनी भाषाओं में अनुवाद हुई है और उसके जितने रीप्रिंट हुए हैं, उसका मुकाबला सिर्फ एक ही किताब और कर सकती है, और वो है बाइबिल। यानी इससे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुई कोई किताब है तो वो है बाइबिल, और इससे ज़्यादा संख्या में यदि कोई किताब बिकती है तो वो है बाइबिल। और आप जानते हैं कि वो धार्मिक किताब है, उसको स्टेट का पूरा समर्थन रहता है, नहीं तो और कोई किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मुकाबला आज तक नहीं कर पाई है। तो ये 2 तथ्य मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे ऐसे समय में भी आप उनकी पॉपुलैरिटी को समझ सकते हैं, जब मार्क्सिज्म इज डेड, साम्यवाद खत्म हो गया है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, मार्क्सवाद इज डेड, ये तमाम सारी बातें, फुकुयामा इतिहास का अंत हो गया है, अब कोई भी विचारधारा बची नहीं है, ये सब बातें जब हो रही हैं, उसी दौरान का ये सर्वे है। और ये बातें बार बार उभर के आती हैं। अब इसके बाद यदि हम मार्क्स पे आए और मार्क्सवाद पे आए, जो हम लोग का विषय है कि आज के दौर में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, तो मैं मार्क्स के जीवन पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं, और मार्क्स की जीवनी आप लोग नेट पे भी जाएंगे तो कहाँ पैदा हुए थे, क्या उनका उस समय की परिस्थिति क्या थी, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो क्या हुए, वो सब आप लोग जानते हैं और आप लोग जान भी सकते हैं। तो इसलिए उसमें मैं टाइम ज़्यादा ना देके मैं आपको थोड़ा कुछ दूसरे एस्पेक्ट पे ले चलता हूँ, जहाँ से हमको इसको समझने की एक संदर्भ मिलेगा इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो लोग मार्क्सवाद को जानते हैं, मार्क्सवाद को समझते हैं, मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है। और कोई भी विज्ञान होता है, चाहे वो सोशल साइंस का विज्ञान हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, वो इवॉल्विंग होता है, यानी वो लगातार विकसित होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है। तो यदि हम मार्क्सवाद को भी एक विज्ञान माने, तो ये भी कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, कि कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये भी लगातार गतिशील होती रहती है, लगातार इसमें भी विकास होता रहता है। तो मार्क्सवाद को यदि हम समझें तो इसके गतिशील रूप को समझना पड़ेगा, इसके डायनेमिक्स के आधार पे इसको समझना पड़ेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज जब मार्क्स के जन्मदिन पे बहुत सारे लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे लेख आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्क्सवाद पे बात कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना मार्क्सवाद है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं मूल मुद्दे पे आऊँ तो, कि बहुत सारे लोग मार्क्स को 1945 तक मानते हैं कि 1945 तक मार्क्स ने जो लिखा वही मार्क्सवाद है, और 1945 के बाद मार्क्स ने जो लिखा उससे एक तरीके 1845 तक के बाद मार्क्स ने जो लिखा वो एक तरीके से मार्क्सवाद रास्ते से भटक गए। यानी 1845 से पहले उनका जो
इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है, जो जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं, होली फैमिली वगैरह है, तो उसमें वो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं, बात की राइटिंग्स में वो उससे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एंगल्स ने जो लिखा मार्क्स के मरने के बाद, विशेषकर जो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 या डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर लिखा, वहाँ पे वो मार्क्सवाद से हट जाते हैं, तो वो खाली मार्क्स तक मार्क्सवाद को मानते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मार्क्स को तो पूरा मानते हैं लेकिन लेनिनवाद को नहीं मानते। मतलब उनका कहना है कि लेनिन ने मार्क्सवाद को करप्ट कर दिया और मार्क्सवाद जितना था, मार्क्स जितने जो लिखा है वही सही है, फिर लेनिन को नहीं मानते वो। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टालिन को नहीं मानते कि स्टालिन ने पूरा करप्ट कर दिया है, जैसे ट्रॉट्स्काइट्स हैं, तो आप देखेंगे तो वो जो है मारते हैं मार्क्स ने जो लिखा है वो सही है, लेनिन ने जो लिखा है वो सही है, लेकिन वे स्टालिन से पूरा मामला ख़राब हो जाता है और स्टालिन और माओ को तो मानते ही नहीं हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, लेनिन तक आते हैं तो माओ को नहीं मानते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्क्स को कैसे देखें। तो यदि आप इसको साइंस के रूप में मानते हैं, जैसे आप फिजिक्स है, तो फिजिक्स में यदि आप न्यूटन को मानते हैं, आइंस्टीन को नहीं मानते, तो ये अजीब सी स्थिति होगी। तो आप बायोलॉजी में आप डार्विन को मानते हैं, स्टीफन जे गोल्ड को नहीं मानते हैं, रिचर्ड लेवाइन को नहीं मानते हैं, तो फिर ये अजीब सी स्थिति होगी साइंस के लिए भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को ये पहले दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम मार्क्सिज्म जब बोलते हैं और एज ए साइंस जब बोलते हैं मार्क्सवाद को, तो फिर हम उसको कैसे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से उतना हमारे पास यहाँ पे समय नहीं है कि उसको हम हर पहलू को डिस्कस करें, लेकिन एक रेफरेंस देने के लिए मार्क्सिज्म को एक साइंस के रूप में तभी आप समझ सकते हैं जब आप मार्क्सिज्म को माओइज्म तक समझें, यानी माओइज्म से जोड़ के समझें। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम मार्क्सिज्म पढ़ते हुए ये बोलते हैं कि मार्क्स ने बोला है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारियत, तो जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारियत मार्क्स ने बोला है तो आप उसको वहीं तक छोड़ देंगे तो आप आज की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। आपको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारियत कल्चरल रिवोल्यूशन में माओ ने कैसे अप्लाई किया, यहाँ तक आना पड़ेगा, तब आप उसको सही से समझ सकते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी में जाएंगे तो आप क्रिटिक ऑफ सोवियत इकोनॉमी तक उसको लाना पड़ेगा। जब तक आप क्रिटिक ऑफ सोवियत इकोनॉमी तक जो माओ ने लिखा है वहाँ तक आप नहीं ले आते हैं तो फिर आप मार्क्सवाद को समझ नहीं पाएंगे। तो एक तो सबसे जो चीज़ हमको दिमाग में रखनी है वो ये है कि बिना लेनिनवाद के, बिना माओवाद के मार्क्सवाद को समझना असंभव है। वो इसलिए भी है कि जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, उनकी फिलॉसफी की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि ये कर्मों का मार्गदर्शक है, यानी गाइड टू एक्शन है ये, यानी आपका जो एक्शन है उसको गाइड करने वाला ये सिद्धांत है। तो आप, इसका मतलब हो गया कि आप जिस जमाने में रह रहे हैं वहाँ पे जो रिवोल्यूशन की समस्याएं हैं उसको टैकल करने के लिए आप मार्क्सवाद की तरफ जा रहे हैं या मार्क्सवाद से कुछ आप हल चाहते हैं। तो जब आप आज की परिस्थिति में, आज यदि आप आज की रिवोल्यूशन की समस्या, जैसे हम लोग का टॉपिक भी है कि आज जो कोरोना के समय की दुनिया है उसकी जो समस्याएं हैं, जब उसके समाधान के लिए आप मार्क्सवाद की तरफ पलटेंगे तो जाहिर सी बात यह है कि मार्क्सवाद से आपको सूत्र तो सब मिलेंगे, लेकिन आपको लेनिनवाद तक भी आना पड़ेगा और आपको माओवाद तक भी आना पड़ेगा। और एक तरीके से हम यदि रूपक में बोलें तो वो मार्क्सी थे जो 1883 में डेथ हुई उनकी, और फिर वो लेनिन के रूप में फिर पैदा हुए, फिर वो माओ के रूप में फिर पैदा हुए, और इसके बाद भी दुनिया में वो पैदा होंगे ताकि वो साइंस लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक रेफरेंस दिमाग में रखने के बाद ही आप मार्क्सवाद को पढ़ सकते हैं, मार्क्सवाद को समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक आउटलाइन मार्क्स के जीवन के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा दूसरी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। मार्क्स का जो 1818 में जो जन्म हुआ आज ही के दिन, वो प्रशा के जो उस समय आज का जो जर्मनी है उसमें प्रशा उसको बोलते थे, यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। प्रशा के जिस राइनलैंड में उनका जन्म हुआ था वो नेपोलियन ने एक समय में जीत लिया था। जब वो यूरोप की तरफ मार्च कर रहा था तो उसने उसको जीत लिया था, उस एरिया को। और जीतने के बाद वहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ था,
लैंड रिफॉर्म हुआ और उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो भी उपलब्धियां हैं वो उस एरिया में लागू हुई थी मार्क्स के पैदा होने के कुछ ही सालों पहले। बाद में हालांकि प्रशा ने दोबारा से उसको जीत लिया जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया था, लेकिन इसलिए प्रशा का वो क्षेत्र जहाँ पे मार्क्स पैदा हुए थे वो प्रशा बहुत बैकवर्ड माना जाता था। वो प्रशा के उन बैकवर्ड क्षेत्रों से थोड़ा अलग था। तो उसी राइनलैंड में थियर का जो प्रांत था वहाँ पे मार्क्स का जन्म हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्क्स के जो पिता थे वो यहूदी थे, लेकिन 1815 में ही उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया था। और उस समय जो कैथोलिक धर्म से थोड़ा ये लिबरल था प्रोटेस्टेंट धर्म। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय मार्क्स जहाँ पैदा हुए उनके पिता जिस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म उन्होंने अपनाया, फिर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वहाँ पे हेगेल पढ़ाते थे। और उस मार्क्स के समय में ही लुडाइट मूवमेंट शुरू हुआ था। लुडाइट मूवमेंट का मतलब होता है कि जो मजदूर थे उनको लगता था कि मशीन ही हमारा दुश्मन है, तो मशीन को तोड़ना शुरू कर देते थे कि मशीनों के कारण हमारी दिक्कतें पैदा हो जा रही हैं। तो लुडाइट मूवमेंट शुरू हुआ। फिर जो थोड़ा बड़े हुए मार्क्स तो 1831 के आसपास चार्टिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ ब्रिटेन में। तो पॉलिटिकल सफ्रेज का डिमांड थी उनकी, 6 पॉइंट की उनकी डिमांड थी। उसमें मेन था कि हमको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। तो जो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन या उससे पहले ब्रिटेन की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन थी, वो चल रही थी 1848 में भी हुई, 1871 तक जाके वो पूरी होती है। फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है वो तीखे हो रहे थे, चल रहे थे। भारत में 1857 आने वाला था लेकिन उसकी पूर्व पीठिका यहाँ भी बनने लगी थी। बहुत सारे आदिवासी विद्रोह होने लगे थे। हैती 1811 में आज़ाद हो गया था, हालांकि बाद में न्यू कॉलोनी बन गया, वो अलग बात है। तो ऐसे आप देखेंगे तो उस समय की परिस्थिति और इसी परिस्थिति के अंदर मार्क्स का जन्म होता है। तो ये आउटलाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ तो आपको ये पता रहे कि हर व्यक्ति अपने समय का प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट बात है कि मार्क्स कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप कैसे थे, उनके समय की दुनिया कैसी थी, ये समझने में आपको इसकी आसानी होगी। तो इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर हम अपनी बात से वो करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो आप लोग नेट से भी और जगहों से भी आप देख सकते हैं। इसलिए हम लोग विशेषकर मार्क्सवाद के विचारों पे ही केंद्रित करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, जब हम लोग आज के समय से हम मार्क्सवाद को जोड़ रहे हैं, तो आज कोरोना के बाद की जो दुनिया है उसमें हम मार्क्स को याद कर रहे हैं, तो फिर हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोरोना ने आखिर किया क्या। कोरोना ने किया ये है कि जितने भी अंतर विरोध थे इस पूरे सिस्टम के, उन सिस्टम को एकदम उधाड़ के रख दिया है। यानी सारे अंतर विरोध बहुत तीखे हो गए हैं। और जब मार्क्स ने जब अपना लेखन शुरू किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा, उससे पहले उन्होंने होली फैमिली लिखी, जर्मन आइडियोलॉजी वगैरह लिखा, तो उन्होंने जो समाज के अंतर विरोधों का कोर है वहाँ पे उंगली रखी। यानी इससे पहले भी लोग आए, इससे पहले भी लोग थे जिन्होंने समाज में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो क्लास स्ट्रगल है, उस क्लास स्ट्रगल में सबने बात की, लेकिन कोई उस कंप्लीट तरीके से उस बात को नहीं रख पा रहा था कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या है और इसका समाधान क्या है। तो मार्क्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समस्या के साथ समाधान को जोड़ा। इसीलिए उनका प्रसिद्ध वाक्य है जो हम लोग के बैनर में भी लिखा है, सब लोग वो करते हैं कि सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं, सवाल दुनिया को बदलने का है। तो बदलने के सवाल को व्याख्या के सवाल से पहली बार किसी ने जोड़ा तो वो कार्ल मार्क्स थे। और आप जब फिलोसफिकल डिबेट देखेंगे इससे पहले की, जो आइडियलिज्म की डिबेट, आइडियलिज्म और मेटलिज्म की जो डिबेट चलती रही है, तो उसको भी एक तरीके से मार्क्स ने अपने ज़माने में हल किया कि ये समस्या का विश्लेषण और फिर उसका समाधान, ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। हम जिस तरीके से समस्या को समझते हैं वहीं से उसका समाधान भी निकलता है।
और यदि हम किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तभी हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं। यानी जो अब हम इसको यदि मार से जंप करके यदि माओ पे आए, तो माओ ने इसका बड़ा अच्छा रूपक दिया कि आप किसी सेब का यदि स्वाद जानना चाहते हैं तो आपको सेब को खाना पड़ेगा, तभी आप उसको, और सेब को आप खाएंगे तो सेब का रूप बदल जाएगा। तो यानी थ्योरी और प्रैक्टिस का जो डायलेक्टिकल रिलेशन है वो सबसे पहले मार्क्स ने ही स्थापित किया, और मार्क्स ने ही अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस के संबंधों को उस समय की प्रॉब्लम से जोड़ के देखा। जैसे कुछ हम चंद उदाहरण आपको देंगे। जैसे 1843 के आसपास मार्क्स का जो सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण लेख आता है, जिसमें उनकी जो भविष्य की प्रस्थापना थी हिस्टोरिकल मेटलिज्म की, ऐतिहासिक भौतिकवाद का, उसके आपको दर्शन मिलते हैं। वो था जेविश क्वेश्चन, यानी वहाँ पे जो यहूदी रहते थे उनके सवालों पे। तो ब्रूनो बायर वहाँ उस समय का बड़ा दार्शनिक था। तो ब्रूनो बायर ने लिखा कि यहूदियों को तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तब तक नहीं मिल सकती है जब तक वो अपने धर्म से अलग ना हो। तो माओ ने पहली बार, और फिर उसने यहूदी को इसी रूप में परिभाषित करना शुरू किया कि वो धर्म में बहुत कट्टर होते हैं, धर्म छोड़ते नहीं हैं, इसलिए जो है बिना धर्म से अलग हुए उनको कैसे इमेंसिपेशन मिल सकता है। तो माओ ने पहली बार ये बात रखी कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन और ह्यूमन इमेंसिपेशन में फ़र्क होता है। ह्यूमन इमेंसिपेशन तो तभी होगा जब सब लोग बराबर होंगे, जब शोषण नहीं होगा, जब धर्म का आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा समय होगा जहाँ पे हम पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के लिए लड़ेंगे। और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन किसी को भी मिल सकता है या उसको मिलना चाहिए, उसका धर्म से जुड़े रहना या न जुड़े रहना का कोई मायने नहीं है। ये बात आज के ज़माने में हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम डिबेट है, जिस तरीके से कॉमन सेंस बन गया है कि मुसलमान भी धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, फलाना ये है वो है, उस पर हमको काफ़ी अच्छी इंसाइट मिल सकती है इन सारी चीज़ों से। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे वो एक छोटे से सवाल में भी वो समाज के और उसके आर्थिक गतिविधियों की सभी समस्याओं को समेट लेते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तो वो आपके स्वतंत्रता को लगातार खाती रहेगी। यानी बिना गैर आर्थिक बराबरी के आप सही रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन फिर भी आपको के लिए लड़नी चाहिए और आपको मिल सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मार्क्स का, कि इससे पहले जो भी दार्शनिक हुए और जिन्होंने, उनका कोई ना कोई फील्ड था। जैसे कोई दर्शन का आदमी था, जैसे अरस्तु थे, प्लेटो थे, कोई साइंस का आदमी था, कोई सोशियोलॉजी का आदमी था, कोई कला का आदमी था। तो वो अपनी अपनी फील्ड में वो काम करते थे और उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। मार्क्स ने पहली बार इन सारे डिसिप्लिन को जोड़ दिया। और मतलब मुझे उनका फिराक साहब का एक शेर याद आ रहा है कि विश्व एक है यह नियम, ऐ मन तू मत भूल, एक तारा थर्रा उठा जब तोड़ा एक फूल। यानी उन्होंने बताया कि सारे डिसिप्लिन जुड़े हुए हैं क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है और वो जीवन से ही हर चीज़ को ड्रा करते थे। तो आप जब मार्क्सिज्म में जाएंगे तो आप मार्क्सवाद को क्या बोलेंगे? मार्क्सवाद फिलॉसफी है कि मार्क्सवाद इकोनॉमिक्स है कि मार्क्सवाद कल्चर है कि मार्क्सवाद आर्ट है कि मार्क्सवाद साइंस है। लेकिन जब आप देखेंगे तो उन्होंने सारे डिसिप्लिन को जोड़ दिया है और सब में उन्होंने महत्वपूर्ण इंसाइट दी है। तो यदि हम थोड़ा देर आज के समय से हट के और थोड़ा एकेडमिक सर्किल में आए, तो एकेडमिक सर्किल में भी हम देखें कि हर क्षेत्र में जो क्राइसिस है इस समय, उस क्राइसिस से जब आप टकराएंगे तो आपको मार्क्सिज्म याद आएगा या आपको मार्क्सिज्म की तरफ लौटना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए 1970 में किताब आई थी फ्यूचर शॉक, एल्विन टॉफलर की किताब थी। तो उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है आज के जो पूंजीवादी समाज है उसके बारे में, कि पूंजीवाद में जो सारा साइंस है और जो सारा इनकी डिसिप्लिन है अलग अलग, वो एक काम बखूबी करता है डिसेक्शन का, डिसेक्ट करने का। यानी हर चीज़ को उसके पार्ट्स में तोड़ के और एकदम सूक्ष्म तरीके से माइक्रो लेवल तक देखने का काम कैपिटलिज्म बहुत बढ़िया करता है, लेकिन वापस उसको जोड़ने का काम भूल जाता है। तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में आपको माइक्रो लेवल पे बहुत स्टडी मिलेगी, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे आप फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो।
लेकिन वो सारे लोग उन सारे डिसिप्लिन को जोड़ के और एक ग्रैंड नैरेटिव नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण से दो आदमी जो अलग अलग फील्ड के हैं उनका आपस में संवाद ही नहीं बन पाता है। एक केमिस्ट्री का आदमी एक फिजिक्स के आदमी से बात नहीं कर सकता, एक फिलॉसफी का आदमी इकोनॉमिक्स के आदमी से बात नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में माइक्रो लेवल पे धंसे हुए हैं। मार्क्सिज्म ने ये इन सब डिसिप्लिन को जोड़ा या बताया कि इन सब चीज़ों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन एक है, ये सारे जीवन के अलग अलग पहलू हैं, जिन पहलुओं के बारे में हम अपने सुविधा के लिए अध्ययन करते हैं, डिसेक्ट करते हैं, लेकिन वापस उनको उसमें जोड़ना है, वापस ले आके उसमें हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम एक ग्रैंड नैरेटिव नहीं बना पाएंगे, एक जिसको हम वर्ड आउटलुक बोलते हैं, वो वर्ड आउटलुक नहीं बना पाएंगे। तो जैसा कि पालेम सूजी वगैरह मंथली रिव्यू जो स्कूल है वो बोलता है कि मार्क्सवाद जो है एक वर्ड आउटलुक है हर क्षेत्र में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो। तो जैसे में था कि सभी चीज़ें श्रम से बनी हैं, ऐसा किसी ने लिखा था, और सारी संपदा श्रम से पैदा हुई है, तो उसमें कल्चर भी है, कल्चर भी श्रम से ही पैदा हुआ है। तो एक जनरल आउटलाइन है। अब हम पर्टिकुलर आज की समस्या पे हम आए तो मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, हाइपोथेटिकली ऐसा लगता है कि मार्क्स को यदि पता होता कि उनके जन्म के 202 साल बाद भी हम मार्क्स की प्रासंगिकता पे बात करेंगे तो शायद उनको बड़ा दुख होता, क्योंकि मार्क्स जिस समय लिख रहे थे, जिस समय काम कर रहे थे, जिसमें एक्शन में थे मार्क्स, वो उनको लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल के अंदर समाजवाद आ जाएगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन जो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन था, उस बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन से सोशलिस्ट रिवोल्यूशन को जोड़ के देख रहे थे। यानी जैसे ही पूंजीवादी क्रांतियाँ होंगी, वो पूंजीवादी क्रांतियाँ अपना कल्मिनेट होकर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन में बदल जाएगी। तो उनको ये पता नहीं था कि ये नहीं देख पा रहे थे वो कि साम्राज्यवाद आएगा, और साम्राज्यवाद के बाद फिर तीसरी दुनिया के देशों में कैसे क्या होगा और फिर इतना डिले हो जाएगा। तो उनको तो बड़ा दुख होता कि 200 साल बाद भी मार्क्स की प्रासंगिकता पे हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ, ये सच्चाई है। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से बाद में एक्सप्लेन किया लेनिन ने कि ऐसा क्यों हुआ, और जो क्रांति का गढ़ था, जो यूरोप क्रांति का गढ़ था, और जहाँ पे मार्क्स लोग काम करते थे, जहाँ पे आपको शायद ये बात हो सकता है कि उतना जानकारी ना हो, लेकिन मार्क्स और एंगल्स दोनों लोग हथियार लेके भी लड़े हैं, विशेषकर ब्रसेल्स में जब 48 का जो कॉन्टिनेंटल रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल रिवोल्यूशन में फ्रांस, जर्मनी, वियना, सब जगह एक साथ मजदूर उठ खड़े हुए थे। तो उस समय मार्क्स और एंगल्स भी बैरिकेडिंग की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनको अपने पिता से जो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिली थी, उन संपत्ति से उन्होंने हथियार खरीदे थे माओ ने। ये उनके तमाम जीवनी में मार्क्स के इनके तमाम जीवनी में मिलता है। तो वो एक्शन वाले व्यक्ति थे, और एक्शन को गाइड करने के लिए ही उनका ये सिद्धांत था। तो बाद में लेनिन ने उसको एक्सप्लेन किया कि फिर कैसे वो कैपिटलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म में बदला, और फिर इम्पीरियलिज्म के दौरान जो संघर्ष का केंद्र था वो यूरोप से निकल के और एशिया में आ गया, लैटिन अमेरिका में आ गया, तीसरी दुनिया के देशों में आ गया। और फिर उसको उस समस्या को हैंडल करने के लिए, उस रिवोल्यूशन की उस समस्या का समाधान करने के लिए फिर लेनिन ने जो कॉलोनियल थीसिस दी, तो लेनिन ने मार्क्सवाद को थोड़ा आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब माओ की थीसिस आई और नवजनवाद के बारे में उनका सिद्धांत आया, तो उन्होंने कंप्लीट दर्शन दिया मार्क्सवाद को डेवलप करते हुए कि कैसे हम तीसरी दुनिया के देशों में हम क्रांति कर सकते हैं, जहाँ पे कैपिटलिज्म उतना डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ पे किसानों की आबादी बहुत बड़ी तादाद में है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं आई है, जहाँ पे कैपिटलिज्म उस तरह से नहीं मार्च कर पाया है फ्यूडलिज्म के खिलाफ। तो फिर माओ ने उस मार्क्सवाद के साइंस को डेवलप करके, और मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जिसको हम उसमें बोलते हैं, एक शब्द में बोलते हैं MLM, तो उसको डेवलप करके वहाँ तक पहुँचाया। तो आज हम तीसरी दुनिया में या लैटिन अमेरिका में, जहाँ पे इस समय रिवोल्यूशन का केंद्र है, और ज़्यादातर जगहों में मजदूर किसान अपने हकों के लड़ रहे हैं, तो हम जब उन समस्याओं को, नहीं आज की जो रिवोल्यूशन की समस्या है, जब उसके लिए हम पलट के मार्क्स की तरफ जाते हैं, तो हम वहाँ से सूत्र तो हमको ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हमको ये बात एकदम ध्यान में रखनी चाहिए कि खाली मार्क्स का मार्क्सिज्म अपने आप में मार्क्सवाद के खिलाफ है। मार्क्स का मार्क्सिज्म आज लेनिनवाद, माओवाद ही है।
यदि हम इसको काट देंगे तो ये वैसे ही होगा जैसे हम न्यूटन से आइंस्टीन को काट दें, या आइंस्टीन को आज का जो साइंस है हम उससे काट दें, तो ये उसी तरह का एक अजीब सी स्थिति बन जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि जब मार्स के प्रासंगिकता की बात होती है तो उसमें ज़्यादातर लोग इसको इवॉल्विंग तौर पे नहीं देखते हैं, इसको विकसित रूप में यहाँ तक नहीं ले आते हैं, जिसके कारण से वो तो ये दूसरी बात ये है कि मार्स की आज के ज़माने में जब मार्स की प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इन 150-200 सालों में जो शासक वर्ग है उस शासक वर्ग ने भी काफ़ी अध्ययन किया है मार्सवाद का, और उसके पास भी कई सारे हथियार हैं कि कैसे हम मार्क्सवाद की विचारधारा को जनता की विचारधारा नहीं बनने देना है। यानी जिसको मार्क्स बोलते हैं कि आइडिया के मटेरियल फोर्स बनने की बात जो मार्क्स बोलते हैं कि जब तक आइडिया रहेगा उसका कोई यूज़ नहीं है। जब आइडिया मटेरियल फोर्स बनता है, यानी जब वो जनता के दिमाग में समा जाता है, जनता उसको अपना बना लेती है कि हाँ ये मेरी विचारधारा है, तभी वो मटेरियल फोर्स में बदल पाता है। और जब वो मटेरियल फोर्स में बदल पाता है तभी हम जो है उससे हम क्रांति की समस्या को हल कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में शासक वर्ग को भी पता है कि मार्क्सवाद कितना खतरनाक दर्शन है, और मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, और वो अपने आज सोशल मीडिया भी है और इंटरनेट भी है और ये है सारी चीज़ें हैं। तो इसके माध्यम से हम जो आज हम जो दक्षिणपंथी विचारधारा के उभार को देख रहे हैं, नाजीवाद के उभार को देख रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसको इस संदर्भ में भी हमको समझना चाहिए कि वो नहीं चाहता है कि मार्क्सवादी विचारधारा मटेरियल फोर्स में बदले। जैसे मार्क्स का जो प्रसिद्ध सिद्धांत वो है, कथन है, weapon of criticism can't replace criticism by weapon, material force must be overthrown by material force। तो जो भौतिक ताकतें हैं उनको हम भौतिक ताकत से ही बदल सकते हैं। हम कितना भी उनका विचारधारात्मक उनकी आलोचना करें और लेख लिखें और ये करें, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन अंततोगत्वा उनको भौतिक ताकत को भौतिक ताकत से ही बदलना पड़ेगा। ये बात हमसे ज़्यादा शासक वर्ग समझता है। तो इसलिए वो भी तमाम प्रयास ये करता है कि किसी भी तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा को या इस तरह की और जो रेडिकल विचारधारा हैं अपने देश में, चूँकि जातिवाद है इसलिए अपने देश में जो अम्बेडकर की विचारधारा है, जो और बहुत सारे जो दलित विचारधारा है, वो भी इसी का एक हिस्सा है। यदि हम मार्क्सवाद को ग्रैंड नैरेटिव मानेंगे तो हम उसको इसी का हिस्सा मानते हैं। तो वो जनता के दिमाग में ना आए, या उसका डिस्टॉर्टेड रूप आए, या उसका विकृत रूप आए, ये उसका पूरा प्रयास करता है। और इसके लिए उसके पास पूरी फौज है, यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो ये काम करते हैं। और वो इस तरह के, जिसको हम संशोधनवाद बोलते हैं, तो संशोधनवाद ऐसा नहीं है कि वो वो प्रूदो का ही हुआ और बर्नस्टीन का ही हुआ और एक समय में वो उससे लेनिन ने या मार्क्स ने लड़ाई लड़ी और वो खत्म हो गया। वो नए नए रूप में आता है। तो आज यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज भी मार्क्स के बारे में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें भी आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे सही मार्क्सवाद है और कहाँ पे संशोधनवाद है, यानी कहाँ पे गलत मार्क्सवाद है। तो जब गलत मार्क्सवाद होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भौतिक ताकत नहीं बनेगा। और जब भौतिक ताकत नहीं बनेगा तो फिर वो उससे आप रिवोल्यूशन की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्सवाद को लेनिनवाद, माओवाद के संदर्भ में समझना और उसके बाद उसको मटेरियल फोर्स बनाने का प्रयास करना। और वो उसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सब लोग जो है वो काम में लगे हुए और संगठन बनाने और मजदूरों, किसानों और छात्रों के बीच आप लोग अपना काम करते हैं। तो आपको पता है कि कैसे आप लोग उसको मटेरियल फोर्स में बदलते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनके बातचीत करते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संगठन बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया विचारों के भौतिक ताकत में बदलने का साधन है। तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ पे समेटूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। तो मतलब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि मार्स का जो जन्म का पूरा विवरण है वो तो आप लोग यहाँ वहाँ से देख सकते हैं, उस पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने उतना ही पॉइंट बोले हैं जिनसे एक आप मार्स को समझने में थोड़ी आसानी हो। मार्स के विचारों के बारे में भी उतना समय नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि डिटेल में मार्स के विचारों पे भी चर्चा करें। मैं जिस बात पे जोर देना चाह रहा था वो यही था कि मार्क्सिज्म भी और दूसरे विज्ञानों की तरह एक इवॉल्विंग साइंस है, एक विकसित होने वाला साइंस है। तो कभी भी हम मार्स को मार्स तक ही सीमित करके नहीं समझ सकते हैं। मार्स को यदि समझना है तो आपको माओवाद तक आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हम बोलते हैं कि मार्क्सवाद के तीन कंपोनेंट हैं, 3 संगठक तत्व हैं, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, साइंटिफिक सोशलिज्म है। तो दर्शन शास्त्र है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है और वैज्ञानिक समाजवाद है। तीनों ही क्षेत्रों में मार्क्स एंगल्स ने जो बोला है उसको लेनिन ने विकसित किया है, और फिर लेनिन को माओ ने विकसित किया है, और उसको पकड़ कर ही आप आज की समस्या, आज के रिवॉल्यूशन की समस्या को हल कर सकते हैं। यदि आप उसको काट देंगे, मार्क्स को लेनिन से काट देंगे, लेनिन को माओ से काट देंगे, तो आप जो है अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, और आप जो है इन विचारों को आप जो है मटेरियल फोर्स में तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस परिपेक्ष में मार्क्स को देखना चाहिए, और मार्क्स को पढ़ते समय भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे उनको इवॉल्विंग रूप में समझें, और लेनिन और माओ और आने वाले और भी जो लोग रिवॉल्यूशन के काम में लगे होंगे और उसको सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाएंगे, वो एक तरीके से मार्क्स का पुनर्जन्म ही होगा। तो इसलिए मार्क्स कभी मरते नहीं हैं, वो हर काल परिस्थिति में नया जन्म लेते हैं, और उस समय की समस्या, उस समय की रिवॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए साइंस को डेवलप करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सवाल हाँ, तो इसके बाद आप लोग यदि कुछ सवाल होंगे तो आप लोग स्क्रीन पे लिखिएगा, तो मैं उनमें से सबका तो नहीं, लेकिन कुछ सवालों का पढ़ के मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, अभी नहीं, कोई लिख तो रहा है लेकिन आने का ठीक किसका। कोरोना क्या सचमुच एक खतरनाक बीमारी है, फिर मीडिया द्वारा संचालित एक वायरस का जरिया। मार्क्सवाद, अच्छा, मार्क्स के खिलाफ कैसे? अच्छा, हाँ, तो एक सवाल आया है कि मार्क्सवाद मार्क्स के खिलाफ कैसे है। तो ये शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो, मेरे बोलने में ऐसे हो गया होगा। मेरे कहने का जो मतलब था वो मैं साफ कर दूं कि यदि आप मार्क्सवाद को सिर्फ मार्क्स तक समझना चाहते हैं तो ये वास्तव में मार्क्स के खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप जो है साइंटिफिक सोशलिज्म समझना चाहते हैं, तो साइंटिफिक सोशलिज्म समझना चाहते हैं तो मार्क्स ने जो बोला है उससे आप आज के रिवॉल्यूशन की समस्या को नहीं समझ सकते हैं। आपको मार्क्स को भी पढ़ना पड़ेगा, लेनिन को भी पढ़ना पड़ेगा और माओ को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स को समझ सकते हैं। तो खाली आप मार्क्सवाद को मार्क्स तक सीमित करेंगे तो फिर वो एक तरीके से मार्क्सवाद के खिलाफ चला जाएगा। असली मार्क्सवाद आज का क्या है? असली मार्क्सवाद आज का है माओवाद। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आज का फिजिक्स क्या है, तो आज का फिजिक्स जो है वो न्यूटन से काफी आगे निकल गया है, या जो आज का जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी भी डार्विन से आगे निकल गई है। तो मैं इस संदर्भ में मैं बोलना चाह रहा था। मेरा कहने का ये मतलब था कि यदि आप मार्क्सवाद को समझना चाहते हैं आज, तो आपको लेनिन और माओ तक आना पड़ेगा। यदि आप लेनिन और माओ को छोड़ देंगे तो मार्क्स का मार्क्सवाद आप नहीं समझ पाएंगे। इस संदर्भ में बोल रहा था कि उसके खिलाफ हो जाएगा। दूसरी बात है, वो शायद हम लोग इस टॉपिक से सीधे संबंधित नहीं है कि कोरोना क्या सचमुच एक खतरनाक बीमारी है, फिर मीडिया द्वारा संचालित एक वायरस है। तो जहाँ तक मेरा अपनी समझ है तो कोरोना निश्चित रूप से एक बीमारी है, निश्चित रूप से एक वायरस है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने लेख लिखा था कोरोना का, कोविड का राजनीतिक अर्थशास्त्र, उसमें मैंने कहा भी था कि जब कोई भी चीज़ समाज में आ जाती है तो सभी जो वर्ग होते हैं वो अपने अपने वर्गहित के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए कोरोना जितनी बड़ी बीमारी है उससे बड़ा बना के बताया जा रहा है ताकि लॉकडाउन किया जा सके, जनता के जो प्रोटेस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो वो थोड़ा सा अलग वो हो जाएगा। नाम भी बोल दिया। अच्छा,
ये श्री प्रकाश राय का सवाल है कि भारतीय समाज का प्रधान अंतर्विरोध क्या है। तो भारतीय समाज का, हाँ देखिए कि हम लोग मार्क्स, चूँकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो फिर इस पर और दूसरे सवाल भी आएंगे। तो अंतर्विरोध तो यहाँ पे सामंतवाद के साथ भारतीय जनता का अंतर्विरोध है, श्रम के साथ पूंजी का अंतर्विरोध है, नेशनलिटीज़ का अंतर्विरोध है। लेकिन जब आप इसको स्ट्रेटजी में इसको बांधेंगे तो फिर बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ें आती हैं। लेकिन सामंतवाद के साथ अंतर्विरोध है, श्रम के साथ अंतर्विरोध है, साम्राज्यवाद के साथ अंतर्विरोध है, ये तमाम अंतर्विरोध हैं इस समय। आ रहा है एक सवाल और। अच्छा, इस पे नहीं आ रहा क्या? हम लोग वॉच पार्टी है ना, तो मेरे वाले पे अच्छा। देख रहे हैं। साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से साइंस वो आ जाना चाहिए। तो क्या मार्क्स की थ्योरी फेल हो गई? अच्छा, ये कौन, किसका है? पता नहीं कौन है ये? ये है एकांश सिंह यादव। अच्छा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आ रहा है। हाँ, अच्छा ये सर सोशलिज्म और अच्छा। इक्का सिंह यादव, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस किधर आ जाता है? ये किसी का क्वेश्चन है, कोई जोकी सिंह है कि साइंस के हिसाब से साइंस के हिसाब से साइंस को आ जाना चाहिए, मतलब साइंस के हिसाब से समाजवाद को आ जाना चाहिए, शायद हमको लगता है कि ये होगा। तो क्या मार्क्स की थ्योरी फेल हो गई है? देखिए, ऐसा है कि मार्क्स की थ्योरी फेल हो गई है ऐसा नहीं है कि मार्क्स की थ्योरी फेल हो गई है। मार्क्स ने अपने समय को एनालाइज किया, अपने समय का विश्लेषण किया, उनके हिसाब से उनको लग रहा था कि रिवोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां उस तरीके से नहीं डेवलप हुई, दूसरे तरीके से डेवलप हुई। तो दूसरे तरीके से डेवलप हुई तो उसको लेनिन ने पकड़ा, क्योंकि मार्क्स की डेथ हो गई थी 1883 में। तो जब लेनिन ने पकड़ा और लेनिन ने उस परिस्थिति में रिवोल्यूशन करके दिखाया। उस समय जो काउस्की वगैरह थे वो यही तो बोल रहे थे, काउस्की बोल रहे थे कि लेनिन जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि मार्क्स ने तो बोला है कि ऐसा होगा वैसा होगा, यूरोप में क्रांति होगी, और साम्राज्यवाद की तो बात नहीं की थी। तो फिर लेनिन ने उसको आगे बढ़ाया, उस साइंस को आगे बढ़ाया और वहाँ पे अपने यहाँ क्रांति की। तो वो एक साइंस है जो कि लगातार डेवलप होता है, तो इसमें कोई फेल होने या ना होने जैसी की बात नहीं है। दूसरा एक साथी ने सवाल किया है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है। तो सोशलिज्म में क्लासेस होते हैं और कम्युनिज्म में क्लासेस नहीं होते हैं। तो एक तरीके से सोशलिज्म जो है वो ट्रांजिशन पीरियड है, एक संक्रमण काल है, जहाँ पे क्लासेस ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर प्रोलेटारियत के हाथ में आ जाता है। और इसलिए जो वहाँ पे जो आर्थिक सिद्धांत काम करता है वो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क काम करता है, कि सबको उसकी क्षमता के हिसाब से लो और उसके श्रम के हिसाब से दो। और फिर साम्यवाद जब आता है तो क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं, तो सबको ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है, उसके क्षमता के हिसाब से लिया जाता है। तो एक शब्द में कहें तो समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक संक्रमण काल है। व्हाट इज नियो मार्क्सिज्म? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज नियो मार्क्सिज्म। दरअसल जर्मनी का एक फ्रैंकफर्ट स्कूल बोला जाता है। तो जैसे मैंने इसकी शुरुआत में आपसे बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1945 तक के मार्क्स को मानते हैं। 1945 के बाद मार्क्स ने जो लिखा उसको डेविएशन मानते हैं मार्क्स का, कि मार्क्स ने 1845 तक जो लिखा है वही सही है। तो उस फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो अल्थुसर हैं, मार्केज हैं और इस तरह के जो लोग हैं, वो सारे लोग वो सारे लोग मार्क्स के मार्क्सिज्म को मानते हैं, लेकिन उसका डेवलप्ड जो रूप है, यानी लेनिनिज्म है, माओइज्म है, उसको नहीं मानते हैं। वो सर्वहारा की तानाशाही को भी नहीं मानते हैं। तो 1940 से 40, 50, 60 के आसपास उनका बोलबाला था यूरोप में। तो उन्हीं के मार्क्सिज्म को नियो मार्क्सिज्म बोला जाता है। नियो मार्क्सिज्म मतलब ऐसा ग्रुप या ऐसा व्यक्ति जो मार्क्स को विद इन कोट मार्क्सवाद को मानता है, लेकिन लेनिनवाद और माओवाद को नहीं मानता, वो नियो मार्क्सिस्ट है। हम लोग के लिए तो वो मार्क्सवाद रियल मार्क्सवाद के खिलाफ खड़ा है, जो खाली मार्क्स का है।
रियल मार्क्सवाद जो होगा वो मार्क्स, लेनिन और माओ का मिला के होगा, क्योंकि ये एक साइंस है, डेवलप्ड साइंस है। आधुनिक चाइना ने मार्क्सवाद को कितना नुकसान पहुंचाया? देखिए, मार्क्सवाद को नुकसान पहुंचाने की बात तो मैं इसको ऐसे कैसे बोलूं कि नुकसान पहुंचाया है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मार्क्सवाद एक साइंस है, तो साइंस को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसका प्रचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर ने कोई गलत काम कर दिया तो आप जो है पूरा मेडिकल साइंस की ही आलोचना करने लगे कि मेडिकल साइंस ही गलत है। तो लेकिन वो तो मेडिकल साइंस गलत तो है नहीं, वो डॉक्टर गलत है। तो इसलिए चाइना ने मार्क्सवाद का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मार्क्सवाद तो जनता का सर्वहारा का दर्शन है, और वो सर्वहारा उसको डेवलप करता है, उसको आगे विकसित करता है। लेकिन हाँ, जो बुर्जुआ मीडिया है उसको एक मौका मिल जाता है कि देखिए आप मार्क्सवाद की बात करते हैं, मार्क्सवाद में, लेकिन देखिए चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में भी जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, भूखों मर रही है, और मार्क्सवाद में तानाशाही आ जाती है, फलाना है ढिमाका है। तो मार्क्सवाद के खिलाफ एक जो स्लैंडरिंग है, जो उसके खिलाफ एक जो कुत्सा प्रचार है, वो बढ़ जाता है, या वो बढ़ने में चाइना ने की एक भूमिका है, वो बढ़ाने में। लेकिन ऐसा कोई उसके साइंस को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा कोई पहुंचा भी नहीं सकता है। वो ऐसा विज्ञान है मार्क्सवाद, वो इससे चमकते तारे की तरह है कि कोई उसको धूल दूषित नहीं कर सकता है। जी क्या लिखा है, समझ नहीं पा रहा। मार्क्सिस्ट, ये ले लो ऊपर वाला। हाँ ठीक है। हाँ, एक ब्रिजेश आजाद का सवाल है कि सभी वामपंथी एक क्यों नहीं होते? तो देखिए, ये तो एक सदिच्छा है कि सभी वामपंथी एक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हमको इसके जो भौतिक धरातल है उसको समझना पड़ेगा कि समाज में जिस तरीके से अनेक वर्ग होते हैं, अनेक तबके होते हैं, तो उन्हीं का रिफ्लेक्शन विचारधारा में भी होता है। तो इसलिए अनेक तरह की विचारधारा होती है। तो उनमें से सब लोग अपने आप को वामपंथी बोलते हैं, लेकिन कुछ जो है पेटी बुर्जुआ मेंटालिटी के होते हैं, कुछ मिडिल क्लास, तो इसलिए सबकी अलग अलग विचारधारा भी होती है। सर्वहारा की विचारधारा एक है, वो है मार्क्सवाद। तो इसके अलावा उसी के आवरण में, उसी के नकाब में दूसरे लोग अलग अलग विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए हमारी सदिच्छा है कि सभी वामपंथी एक क्यों नहीं हो जाते, लेकिन सवाल ये है कि सभी जनता को एकजुट करना है, सर्वहारा को एकजुट करना है। तो उसके बाद फिर जो जनता के साथ खड़ा होगा वो यूनाइट होगा, जो जनता के साथ खड़ा नहीं होगा वो अलग थलग हो जाएगा। इसलिए सवाल सारे वामपंथी को एक करने का नहीं है, सवाल जनता को एक करने का है, सर्वहारा को एक करके और लड़ाई को आगे बढ़ाने का है। फिर उस लड़ाई जब शुरू होगी तो उस लड़ाई के साथ जो होगा वो एक होगा, जो उस लड़ाई के साथ नहीं होगा वो छिटक जाएगा। दूसरा किसी साथी ने लिखा है, उसका नाम नहीं है, कि दलित मुस्लिम समस्या को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। तो देखिए, ये तो थोड़ा इस पर थोड़ा उतना टाइम नहीं है कि इस पर थोड़ा डिटेल में बोला जाए, लेकिन ये दलित समस्या भी भारतीय समाज का एक अंतर्विरोध है। और वो अंतर्विरोध क्या है कि पहले कास्ट और क्लास लगभग एक ही थे, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले कास्ट और क्लास में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसमें कास्ट और क्लास में थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन दोनों हैं अंतर्विरोध। तो दोनों अंतर्विरोध को हल करने के लिए जो इस अंतर्विरोध का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो रूलिंग क्लास है, वो शासक वर्ग है, जो जातिगत अंतर्विरोध का ही फ़ायदा उठाता है, और वर्गगत जो अंतर्विरोध है उसका तो फ़ायदा उठाता है क्योंकि उसको सरप्लस निचोड़ना है मजदूरों से। तो जब हम इन अंतर्विरोधों को ख़त्म करने के लिए इस राज्य से लड़ाई लड़ेंगे, इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यवस्था को बदलने के लिए कौन हमारे साथ खड़ा होगा या कौन हमारे साथ आएगा? आम जनता। और उस आम जनता में दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गरीब सवर्ण भी हैं, तमाम सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, आदिवासी भी हैं। तो उस लड़ाई में जब सब लोग साथ होंगे तो उस लड़ाई में उनके बीच के जो ये आपसी अंतर्विरोध हैं ये पिघलेंगे और उस सॉलिडरिटी उनकी बढ़ेगी और ये समस्या हल होगी। साथी भारत, हाँ, एक निशांत का सवाल है
कि साथ ही भारत के बारे में मार्क्स का क्या कहना था, वह एंशिएंट स्टैग्नेंट विलेज कम्युनिटी के बारे में जिक्र किए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या एक स्टेज है? देखिए ये थोड़ा सा एकेडमिक सवाल है, लेकिन फिर मैं आपको संकेत दे देता हूँ, पूरा डिटेल से बात नहीं करूँगा। मार्क्स जब ट्रिब्यून के लिए लिख रहे थे, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए लिख रहे थे, लंदन में आने के बाद पत्रकार थे, तो उस समय 1850 के आसपास उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं भारत के बारे में और उसको एक स्टैटिक सोसाइटी माना है। लेकिन 10 साल बाद ही उन्होंने अपनी राय बदल दी थी और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था उससे हट के उन्होंने बोला था कि नहीं, ये भी इवॉल्विंग सोसाइटी है और यहाँ भी अंग्रेज जिस तरह से पूरा यहाँ पे नष्ट कर रहे हैं भारतीय समाज को, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय बदली थी। तो इस पर इरफान हबीब की बहुत अच्छी किताब है कि भारत के बारे में मार्क्स का दृष्टिकोण करके उनकी किताब है। तो उसमें उन्होंने मार्क्स के पुराने विचारों को और मार्क्स के नए विचारों को दोनों को कंपेयर किया है और यहाँ भी मार्क्स को इवॉल्विंग तरीके से देखा है। तो मार्क्स की जो पहले विचारधारा थी माओ के बारे में, भारत के बारे में मार्क्स की, वो सही नहीं थी, लेकिन मार्क्स ने ही उसको करेक्ट किया है और वो आपको इरफान हबीब की उस किताब में डिटेल मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा हम विषय से हट जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल है ये विषय, तो आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ भी मार्क्स को विकसित उसको देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने कहा है 1850 के आसपास, वो 10 साल बाद वो उसमें सुधार भी करते हैं, उसको आगे भी बढ़ाते हैं। क्या न्यू मार्क्सिज्म लिबरलिज्म का लाया हुआ एक स्ट्रेटजी है मार्क्सवाद को काउंटर अटैक करने के लिए? हाँ, ये शशांक का सवाल है कि क्या न्यू मार्क्सिज्म लिबरेशनिस्ट का लाया हुआ एक स्ट्रेटजी है मार्क्सवाद को काउंटर अटैक करने के लिए? तो देखिए ये मार्क्सवाद को काउंटर करने के लिए तो है निश्चित रूप से, लेकिन ये स्ट्रेटजी है कि नहीं है इसके बारे में बहुत साफ तरीके से कहने का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जो चूंकि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है, सोसाइटी में वर्ग संघर्ष है, तो इसलिए विचारधाराओं में भी वर्ग संघर्ष होता है और वर्ग संघर्ष दो तरीके से होता है, एक छुपे रूप में होता है और एक खुले रूप में होता है। तो जो खुले रूप में होता है वो आसान होता है कि मतलब आप मार्क्सवादी हैं, मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, तो मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ। और एक ढके छुपे रूप में होता है कि हम भी मार्क्सवादी हैं, आप भी मार्क्सवादी हैं, लेकिन आपका मार्क्सवाद अलग है, हमारा मार्क्सवाद अलग है। वहाँ पे थोड़ा सा जनता को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो रिवोल्यूशन की समस्या से जोड़ के मार्क्सवाद को नहीं देखते हैं, वो एक एकेडमिक तरीके से मार्क्सवाद को देखते हैं। तो रिवोल्यूशन से जोड़ के देखेंगे तो उनको फिर लेनिन, स्टालिन, माओ तक आना पड़ेगा, क्योंकि वो आज रिवोल्यूशन करना होगा उनको। लेकिन आपको रिवोल्यूशन नहीं करना है, आज की जो समस्याएं हैं उनसे नहीं टकराना है, तो फिर आप 1845 के मार्क्स को मानिए, 1860 के मार्क्स को मानिए, मार्क्स और एंगल्स में लड़ाई करवा दीजिए, स्टालिन और लेनिन में लड़ाई करवा दीजिए, तो हमारे जैसे अपने अपने राम है वैसे अपने अपने मार्क्स हैं। तो फिर तो उसी तरीके का ये न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल है। ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया। हाँ ये हो गया। ठीक है, भारत में मार्क्सवादियों का इतिहास किस दृष्टिकोण से देखते हैं? माओ ने चीन में सशस्त्र क्रांति के जरिए अच्छा ये दिनेश का ये पता नहीं। अच्छा, माओ ने चीन में सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हासिल किया, वहाँ आज पूंजीवादी सत्ता क्यों है? क्या आज देश में सशस्त्र क्रांति के जरिए समाजवाद लाया जा सकता है? दिनेश, तो दिनेश का सवाल है कि माओ ने चीन में सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हासिल किया, क्या वहाँ पूंजीवादी सत्ता क्यों है? क्या आज देश में सशस्त्र क्रांति के जरिए समाजवाद लाया जा सकता है? इसका थोड़ा सा तो इसका देखिए जवाब ये है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि मार्क्स ने जब मार्क्स लिख रहे थे अपनी राइटिंग में, तो उन्होंने रिवोल्यूशन कैसे किया जाए इस समस्या पे अपना सारा ध्यान केंद्रित किया था। मार्क्स ने इस समस्या पे ध्यान केंद्रित नहीं किया कि रिवोल्यूशन को कैसे टिकाया जाए, और जाहिर सी बात है कि वो भी प्रैक्टिकल मैन थे, तो इसलिए उनके सामने ये समस्या नहीं थी कि रिवोल्यूशन को टिकाया कैसे जाए या रिवोल्यूशन काउंटर रिवोल्यूशन में कैसे बदल सकता है। ये समस्या लेनिन के सामने थोड़ा बहुत आई और लेनिन से भी ज़्यादा माओ के सामने आई। तो इसका समाधान फिर माओ ने दिया कल्चरल रिवोल्यूशन के सिद्धांत में कि क्रांतियाँ पलट भी सकती हैं। मार्क्स के सामने ये सवाल नहीं था, मार्क्स के सामने ये था कि सब क्रांति करनी है, यही उनका सवाल था, ये हो गया। लेकिन जो है
माओ के सामने ये समस्या आई कि क्रांतियां पलट भी सकती हैं, वो अपने से विपरीत में भी बदल सकती हैं। और द्वंद्ववाद का नियम भी है ये। जब हम अंतर्विरोधों की एकता बोलते हैं तो अंतर्विरोधों की एकता में जो दो पहलू होते हैं वो पहलू आपस में बदल भी सकते हैं। तो सर्वहारा सत्ता से गिर के शासित भी हो सकता है। तो उस संदर्भ में यदि हम चीन को देखेंगे तो इसलिए हमको जो कोई आश्चर्य की बात नहीं लगेगी कि चीन में भी जो है जब क्रांति आई तो क्रांति के बाद वो उसको के जो कम्युनिस्ट हैं उसकी बहुत सारी दिक्कतें थी और उस पर बहुत सारा साहित्य भी है। फिर माओ ने सबसे पहली बार उसको पकड़ा कि न सिर्फ क्रांति करना महत्वपूर्ण है बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्रांति को टिकाए रखना। तो इसी संदर्भ में उन्होंने अपना कल्चरल रिवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। लेकिन कल्चरल रिवोल्यूशन का सिद्धांत उन्होंने जब दिया तो 66-67 हो गया था और तब तक सत्ता में पूंजीपतियों की जो कैपिटलिस्ट रूलर जिनको माओ बोलते थे उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। तो उन्होंने पूंजीवादी रेस्टोरेशन को, पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोका तो 10 साल 76 तक, लेकिन उस समस्या से पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति काफ़ी देर में शुरू हुई, क्योंकि माओ को खुद बहुत देर में समझ में आया कि इसका समाधान क्या है। इसलिए माओ ने बोला भी कि ऐसे कई कल्चरल रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तब हम जाके क्रांतियों को टिका पाएंगे। तो इसलिए चीन में जो पूंजीवाद आया है आप इस संदर्भ में देखेंगे, इस नज़रिए से देखेंगे तो आपको आश्चर्य की बात नहीं लगेगी। और दूसरा, जहाँ तक सशस्त्र क्रांति की बात है तो देखिए ये माओ ने, लेनिन ने, मार्क्स ने, सबने ये बोला है कि ये हम पे डिपेंड नहीं करता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता दखल करेंगे या सशस्त्र क्रांति से करेंगे। ये शासक वर्ग पे डिपेंड करता है। यदि शासक वर्ग क्या हथियार इस्तेमाल करती है। यदि वो आपको हथियार से दबाना पड़ता है तो जनता भी उसके खिलाफ रिवोल्ट करती है और उसके हिसाब वो करती है। तो इसलिए संघर्ष का रूप क्या होगा वो जनता तय करती है। वो हम लोग कमरे में बैठ के या एकेडमिक तरीके से हम नहीं तय कर सकते हैं। जनता ही सारी चीज़ें सिखाती है। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस सोवियत की हम बात करते हैं तो वो लेनिन के दिमाग की देन नहीं थी। वो जो सोवियत था वो जनता ने वहाँ बना दिया था और जनता ने बनाया तब उसको लेनिन ने वो ले लिया था, वहाँ से लिया था। तो जनता ही ये चीज़ें देती है। सर्वहारा का अधिनायकत्व वो 1848 की क्रांति में फ्रांस की सड़कों पर, फ्रांस की दीवारों पर मजदूरों ने लिख दिया था सर्वहारा का अधिनायकत्व। वहाँ से मार्क्स ने लिखा, मार्क्स ने लेके और फ्रांस में जो गृह उन्होंने फ्रांस में क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस जो किताब लिखी उसमें उन्होंने दिया। आपको सर्वहारा का अधिनायकत्व टर्म आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं मिलेगा, हालांकि उसमें वो कॉन्सेप्ट है सर्वहारा का अधिनायकत्व का, लेकिन टर्म उन्होंने बाद में दिया है। तो इसलिए ये जनता देती है। तो जनता ही संघर्ष का रूप देती है और वो उस पर डिपेंड करता है कि जनता के संघर्षों से शासक वर्ग कैसे निपटता है। यदि वो शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से निपटता है तो जनता उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। यदि वो हथियारों से दबाता है तो जनता दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वंदना का सवाल है कि भारत में मार्क्सवाद किस चुनौतियों से घिरा हुआ है। तो इस पे तो बहुत संक्षेप में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल रिवोल्यूशन की प्रॉब्लम है कि किस चुनौतियों से घिरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो व्यापक जो मजदूर आबादी है इस देश की, वहाँ तक मार्क्सवाद या लेनिनवाद या माओवाद, जो सही मार्क्सवाद है और सही लेनिनवाद, सही माओवाद है, वो पहुँच नहीं पा रहा है, या जो क्रांतिकारी ताकतें हैं वो पहुँचा नहीं पा रही हैं, जिसके कारण से जो संघर्ष है वो फैल नहीं पा रहा है। तो हम, और जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, जो दूरदर्शन है, जो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके जिस तरीके से असर कर रहा है तो उसमें तो इसलिए दोनों ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि जिसको हम सही मार्क्सवाद बोलते हैं, वो सही मार्क्सवाद यहाँ की 40 करोड़ जो मजदूर आबादी है उस तक कैसे पहुँचे। हम जो रियल रिवोल्यूशनरी ताकत है, जो वास्तविक क्रांतिकारी ताकत है, उस तक कैसे हम इस विचारधारा को पहुँचाएं और इस विचारधारा को भौतिक ताकत में बदलें। तो उसका हमको रास्ता खोजना पड़ेगा। चुनौतियाँ केवल बता दीजिए, सवाल का जवाब दे रहे हो ना। हाँ। तो उसमें कह रही मुख्य चुनौतियाँ केवल बता दीजिए। तो अभी मुख्य चुनौतियाँ तो मुझे ये लगता है कि हमको कुछ इस तरह का तरीके इजाद करने पड़ेंगे ताकि हम जो आज का सही मार्क्सवाद है, माओवाद है, उसको हम उन मजदूरों तक और उन किसानों तक हम पहुँचा पाएँ। और जब उनके दिमाग में पहुँचेगा तो वो भौतिक ताकत बनेगा निश्चित रूप से। ये मेन चुनौती है।
ज्ञानवर्धन सिंह का है कि कोरोना काल के बाद की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां क्या होने वाली हैं, संघर्षों का स्वरूप और रणनीति क्या बदलेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपना रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि इसका जवाब देने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ये तो है कि कोरोना काल के बाद सामाजिक राजनीतिक चुनौतियाँ बढ़ेंगी और काफ़ी कुछ बदलने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें न्यू नॉर्मल होने वाली हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि समय जिस तरीके से लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, वो कोरोना काल ख़त्म होने पे वो ट्रैकिंग बंद नहीं होगी। आरोग्य ऐप जो जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है लोगों को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए, उससे उनको ट्रैक किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बंद नहीं होंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बाद में कहा गया, ये भी, इस पर भी जोर दिया जाता रहेगा शासक वर्ग की तरफ से, ताकि कहीं भी इस तरह का धरना हो, प्रदर्शन हो, तो इसको डिस्पर्स करने का एक तरीके से उनको एक नैतिक तर्क मिले। तो ये सारी चीज़ें जाने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसके बारे में मैं बताऊँ कि क्या क्या रणनीतियाँ बदलने वाली हैं और कैसे बदलेंगी, क्योंकि वो फील्ड में जाके ही पता चलेगा। जैसे ये फेज़ ख़त्म होगा और ये लॉकडाउन टूटेगा और कोरोना के बाद का समय जो भी होगा, तो जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, जब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट फिर बढ़ेंगे और लॉकडाउन नहीं टूटेगा तो भी प्रोटेस्ट बढ़ेगा, ये भी बात सही है। तभी ग्राउंड लेवल पे पता चलेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें नई करनी होंगी। तो लेकिन ये बात तो है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलने वाली हैं। केविन फीवर होता है, वो आजकल काफ़ी चर्चा में है कि लोगों को जिस तरीके से अलग अलग कमरों में कैद कर दिया गया है, उनसे उनकी मनस्थिति भी बदल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरा कंट्रोल शासक वर्ग के पास कभी नहीं होता है और अल्टीमेटली जनता ही उनके षड्यंत्रों को छिन्न भिन्न कर देती है। लेकिन वो ज़मीन पे देखना पड़ेगा। ये विश्वनाथ का 2 सवाल है। जी भाई, साइंस हैज इट्स, यस, विश्वनाथ का सवाल है, साइंस हैज इट्स ओन मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मार्क्सिज्म इज देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएंस इन सोसाइटी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड सोसाइटी इन बेटर वे बाय मार्क्सिस्ट। ये भी मार्क्स एंड सोहो बाय हार्वर्ड जिन, इट इज अ ग्रेट डिबेट, डेवलप एंगल्स। हाँ, विश्वनाथ का जो सवाल है, तो एक तरीके से उन्होंने कुल मिला के जो साइंस की ऑब्जेक्टिविटी होती है और सोशल साइंस की जो ऑब्जेक्टिविटी है उस पर सवाल किया है। तो देखिए, जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाने से पानी बनता है, वो डेफिनेट है, बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सचेत नहीं है, तो मना नहीं कर सकते, तो पानी ही बनेगा। लेकिन सोशल साइंस में चूंकि कॉन्शसनेस होती है लोगों में और उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और बड़े रूप में बोले तो क्लास इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रस्थान करते हैं, और इंटरेस्ट जो तय होता है वो उनकी आइडियोलॉजी से तय होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये उस रूप में काम नहीं करता उस रूप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता जिस रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो जनता को बाध्य करती है कि वो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी के बारे में सोचे, पुरानी आइडियोलॉजी को त्यागे, जिसको फॉल्स कॉन्शसनेस मार्क्स बोलते हैं, कॉन्शसनेस है उसको अडॉप्ट करे और इस दुनिया को अपनी इमेज में गढ़ने की ओर बढ़े। जैसे बुर्जुआ अपनी इमेज में गढ़ता है पूरी दुनिया को, तो सरवारा अपनी इमेज में गढ़ेगा। जब वो अपनी आइडियोलॉजी, जो उसकी पुरानी आइडियोलॉजी है, जो फॉल्स आइडियोलॉजी है, जो बुर्जुआ आइडियोलॉजी है, उसको हटा के अब वो करेगा। उससे पहले तो जाहिर सी बात यह है कि वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होती है। वो ऑब्जेक्टिविटी तभी आ सकती है जब जो सर्वहारा वर्ग है वो अपने दिमाग से पुरानी फॉल्स कॉन्शसनेस को हटा के और रियल कॉन्शसनेस को अप्लाई करे, जो एक कदम आगे 2 कदम पीछे। और क्या करें में लेनिन बोलते हैं कि आपको ये विचारधारा जनता के अंदर है, सर्वहारा के अंदर, बाहर से ही देनी पड़ेगी। वो एक क्रांतिकारी पार्टी का काम है। तो वो क्रांतिकारी पार्टी जितना उस काम को करने में सफल होगी, उतना ये सोसाइटी ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ेगा और सर्वहारा अपनी इमेज में इस पूरी दुनिया को गढ़ पाएगा। पूरी दुनिया में ही मार्क्सवाद हासिल करे, भारत में सही भाग है। हाँ, तो एक संजय कुमार का सवाल है कि पूरी दुनिया में ही मार्क्सवाद हाशिए पर है, भारत भी उसका एक भाग है। तो ये तो देखिए आपकी बात सही है। तो ये तो जब से रूस का पतन हुआ, जिसको बोलते हैं, हालांकि वो संशोधनवाद था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से दुनिया बनी है और जिस तरीके से श्रम और पूंजी का जो संघर्ष है, उस श्रम और पूंजी के संघर्ष में पूंजी हावी रही है,
श्रम जो है वो अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी है, पीछे हटी है, लेकिन फिर से पलटवार करेगी और श्रम आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। तो इसके बारे में कुछ आपकी बात सही है, मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो पूरी हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए मैं इस पर कोई बात नहीं रख रहा हूँ। संजय कुमार का दूसरा सवाल है कि ग्रामसी पे कुछ बात बताइए। तो ग्रामसी पे फिर अलग से फिर पूरी बात करनी पड़ेगी। ग्रामसी ने भी, संक्षेप में बस 2 लाइन यही बोल सकता हूँ कि ग्रामसी ने भी मार्क्सवाद को थोड़ा समृद्ध किया है, और जो सुपर स्ट्रक्चर की जो बातें हैं जो कि मार्क्सवाद में उतनी डिटेलिंग में नहीं आई थी मार्क्सवाद में, उसमें उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर में बात की है कि कैसे जो बुर्जुआ विचारधारा की जो हेजेमोनी होती है, वो कैसे हेजेमोनी जो है वो जनता के दिमाग पे कब्जा कर लेती है, और फिर इसलिए वो जनता के दिमाग पे कब्जा करके वो अपना काम कराती है, और कैसे उस हेजेमोनी को तोड़ना है, तोड़ के उस फाल्स कॉन्शसनेस को, झूठी चेतना को हटाना है, सर्वहारा चेतना से लैस होना है, और फिर अपने इमेज में दुनिया को बढ़ना है। तो उस पर उनका काम है। तो इस पर भी डिटेल बात हो सकती है, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी हो गया है। हाँ, अंजनी विशु एक अंजनी विशु का सवाल है कि इस दौर में भारत के ट्रेड यूनियन को किस तरह देख रहे हैं। तो देखिए, इस दौर में भारत में जो ट्रेड यूनियन है वो भी हम सीधे सीधे जार्गन में बात करें यदि, तो संशोधनवाद की गिरफ्त में है। संशोधनवाद की गिरफ्त का मतलब ये हो गया है कि उनका भी अपना एक मार्क्सवाद है, लेकिन वो वही मार्क्सवाद है जो लेनिनवाद और माओ को से काट के देखते हैं मार्क्सवाद को। तो जाहिर सी बात है कि वो भी आज की जो समस्या है उस समस्या को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि उनका कोई से ही नहीं है, उनका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। इतनी बड़ी आबादी इस समय मजदूरों की सड़क पे है और लाचार है, और कहीं से भी किसी ट्रेड यूनियन की कॉल नहीं आ रही है। वो सारी ट्रेड यूनियन जो है वो संशोधनवाद की गिरफ्त में है, उनका अपना एक अलग मार्क्सवाद है। वो मार्क्सवाद क्या है वो आप जानते ही हैं इस चीज़ को। तो वो भी उसी ब्रॉडर जो संघर्ष है उसी का पार्ट है कि जब उनके अंदर, उन मजदूरों के अंदर भी, जिसको क्या करें किताब में, अपनी फेमस किताब में लेनिन बोलते हैं कि जो ट्रेड यूनियनवाद होता है, तो ट्रेड यूनियनवाद बहुत स्वतःस्फूर्त तरीके से उनके अंदर आता है, क्योंकि लड़ते हैं, देखते हैं कि हम लड़ के हमको कुछ, हमारा वेतन बढ़ जाएगा, हमारा वेज बढ़ जाएगा। तो उसके लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती उनको। आप कोई मार्क्सवादी नहीं होगा तो भी वो लड़ेंगे अपने लिए। तो वो तो ट्रेड यूनियनवाद हो गया। लेकिन जब आप अलग से उनके अंदर विचारधारा डालते हैं, और मार्क्सवाद डालते हैं, लेनिनवाद डालते हैं, माओवाद डालते हैं, और उनकी जो पहले की फॉल्स कॉन्शसनेस है, झूठी चेतना है, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको आप ख़त्म करते हैं, फिर नई चेतना उसके अंदर डालते हैं, तब वो खाली भत्ते की बात नहीं देखता है, तब वो भत्ता से सत्ता की तरफ देखता है, और देखता है कि सारी समस्या की जड़ तो ये सत्ता है, तो हमको सत्ता हासिल करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तब उसके अंदर वो कॉन्शसनेस आती है, और तब वो रिवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन बनती है। तो हमारे भारत में इसका इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार नहीं मतलब उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो भी इसी ब्रॉडर जो प्रोजेक्ट है हमारा, समाज को क्रांतिकारी बनाने का और क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने का, उसी का ये हिस्सा है। जाति के सवाल को किस तरह से, जाति के सवाल को इससे पहले भी एक सवाल में आया था, तो जाति का सवाल भी, जाति के सवाल को भी हम अलग से जाति पे बात नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग विषयांतर भी हो जाएगा, और फिर वो अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है। मेन बात देखिए ये है कि जो मार्क्सवाद है वो समाज में जितने तरह के अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों को एड्रेस करने का विज्ञान है। तो यूरोप में जाति नहीं थी, लेकिन वहाँ भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आयरलैंड का उस समय संघर्ष चल रहा था, तो वो भी एक अंतर्विरोध था जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। बहुत सारे लोग उस पर सहमत नहीं थे। तो रोजा लग्जमबर्ग पोलैंड की आज़ादी पे सहमत नहीं थी, तो लेनिन ने काफ़ी उनसे डिबेट की, तो क्योंकि वो भी एक अंतर्विरोध था। तो ऐसे ही भारत में भी जाति एक अंतर्विरोध है, जैसे वर्ग एक अंतर्विरोध है वैसे जाति भी एक अंतर्विरोध है। तो इस अंतर्विरोध को हल करना पड़ेगा, और इस अंतर्विरोध का 2 पहलू है। एक तो दुश्मनाना है जो शासक वर्ग के साथ है, तो वो तो शासक वर्ग को खत्म करके उसके खिलाफ लड़के ही वो होगा, और एक दोस्ताना है। दोस्ताना मतलब जो जनता के बीच अंतर्विरोध है जाति को लेके, तो वो तभी हल होगा जब हम विभिन्न जाति के लोगों को एक ही संघर्ष में एकजुट करेंगे, और उनके बीच जो है जाति के जो बंधन है वो पिघलेंगे, और लोग सॉलिडरिटी बनेगी। और जो जाति का अंतर्विरोध जो ब्राह्मणवादी सामंतवाद जिसको हम लोग बोलते हैं उससे है, ये यहाँ की सत्ता के साथ है, तो वो जैसे तमाम लड़ाइयाँ चलेंगी उनके साथ, वैसे ये अंतर्विरोध भी उनके साथ चलेगा। तो ये खाली जाति का सवाल नहीं है, यहाँ पे फिर पैट्रियार्की भी आ जाती है, फिर नेशनलिटी का सवाल भी आ जाता है, फिर आदिवासी का सवाल भी आ जाता है, फिर बैकवर्ड एरिया बनाम एडवांस एरिया का भी सवाल आ जाता है। तो इन सारे अंतर्विरोधों को एक में समेट कर एक ग्रैंड नैरेटिव बनाना
संघर्ष का, यही आज के सच्चे मार्क्सवादियों का या माओवादियों का काम है। तो इसको इसी रूप में देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना, और सभी साथियों को मेरा लाल सलाम।